हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मेहुल कलर्स एंड मास्टर बेसिस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 95 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 29 से 30 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो मास्टर बेसिस और अलग अलग तरीके के जो पिगमेंट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। करेंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की अगर हम बात करेंगे तो करेंटली 2 फैसिलिटीज हमें यहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती हुई नजर आती है, और दोनों यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों ही यूनिट हमें यहाँ पे वैसे मुंबई में हमें यहाँ पे नजर आती है। करेंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 3200 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और उसके अगर हम बात करेंगे करेंटली अगर हम कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 32 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 14 करोड़ रुपए का हमें यहाँ पे एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें यहाँ पे कंपनी को ओपन करनी है। तो इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे 14 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। और उसके अगर हम बात करेंगे तो 4 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए भी यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो मोस्टली अगर हम देखेंगे जो आईपीओ का जो अमाउंट है उसमें से अराउंड 70% अमाउंट हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एडिशनल केपेक्स के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ पे काफी अच्छा लगेगा, और उससे कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जब ये कंपनी की लिस्टिंग होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा पीएम यहाँ पे कंपनी को मार्केट यहाँ पे हमें देता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 21 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग यहाँ पे 22 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अराउंड 23.71 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे ये रेवेन्यू का नंबर कंपनी का नजर आता है। तो यानी कि अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे जो कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स है वो यहाँ पे बिल्कुल भी इतने इंटरेस्टिंग यहाँ पे नजर नहीं आते। अगर हम नॉर्मली अगर हम देखेंगे जितना जीडीपी का ग्रोथ नहीं है उससे भी कम हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यानी कि अगर हम देखेंगे तो इतने छोटे बेस इफेक्ट पे अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर इतना कम है और कहीं ना कहीं 3 साल से अगर आपका ग्रोथ का नंबर कम है तो वहां पे एकदम से आईपीओ के बाद में क्या कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगी, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे पास में यहाँ पे ये नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2 करोड़ 94 लाख में यहाँ पे नंबर कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ के लगभग में यहाँ पे नंबर यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम 5.5 करोड़ के हिसाब से अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अराउंड हमें यहाँ पे 25% के लगभग में यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन का जो नंबर है वो में यहाँ पे नजर आता है। और इतने छोटे बेस इफेक्ट पे अगर आप कहीं ना कहीं अधिकतर B2B वाले बिजनेस मॉडल में जब आप काम कर रहे हो और वहाँ पे कहीं ना कहीं अराउंड 25% का नेट प्रॉफिट मार्जिन करना मेरे हिसाब से देखा जाए तो इम्पॉसिबल है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर यहाँ पे कंपनी का जो 14 करोड़ का ये जो कंपनी का कैपेक्स हो भी रहा है, लेकिन जब ये कंपनी की लिस्टिंग हो गया और उसके बाद में एकदम से जो मार्जिन का नंबर अगर 25% अगर हमें सीधा 15% के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो भले यहाँ पे 30-40% का रेवेन्यू ग्रोथ भी अगर ये कंपनी के अंदर आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर रहेगा वहाँ पे हमें कोई ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एकदम हाईएस्ट मार्जिन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और वहां पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब ये कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी तो वहां पे कहीं ना कहीं जो कंपनी का जो मार्जिन का नंबर है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 1 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 72 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है, और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 1600 शेयर का लॉट जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। देखिए एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 3200 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 21 करोड़ 66 लाख के लगभग का आईपीओ का टोटल इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 6.5 से 7 करोड़ के जो यहाँ पे कंपनी के शेयर है वो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी का एसएम प्लेटफॉर्म पे भी यहाँ पे ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 5 अगस्त को आपको रिफंड मिल जाएगा। 5 अगस्त को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 6 अगस्त को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे
75 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करेंगे तो कहीं नहीं कह रहा हूँ 14-15 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कोई ज्यादा एक्सपेंसिव कंपनी नहीं लगेगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो हाईएस्ट मार्जिन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है वहाँ पे कहीं ये चांस रहेगा कि जब ये कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी तो वहाँ पे 20 से 30% हम यहाँ पे कंपनी की जो अर्निंग है वो यहाँ पे कम होती हुई नजर आ सकती है। और अगर वो यहाँ पे कम होगी तो फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो वो कहीं यहाँ पे 18-19 टाइम का यहाँ पे नजर आता है। और जो कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो इतने कम जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है तो वहाँ पे कहीं 18-19 का जो पी रेशियो है कंपनी का वो में कहीं यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो टोटली ये आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ का साइज छोटा है तो एक बार के लिए पब्लिक इतना नहीं देखेगी। थोड़ा पब्लिक के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो लिस्टिंग पे थोड़ी डिमांड हमें यहाँ पे आईपीओ के रिगार्डिंग हमें देखने को मिल सकती है। अगर आपको थोड़े माइनर गेन के लिए अगर आपको थोड़ा रिस्क लेकर अगर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन सेम जो टेक्यो नेटवर्क का जैसा आईपीओ था जहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे जिस तरीके का भी मार्केट चल रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी भी अगर नेगेटिविटी आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंपनी का ऐसा चांस रहेगा ये कंपनी थोड़ा में नीचे भी खुलती हुई नजर आ सकती है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना अगर पसंद करते हैं तो ये यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते तो मेरे हिसाब से टोटली आईपीओ को अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि मेहुल कलर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।